हेलो एवरीवन। आज हम लोग सबमर्ज सॉइल की बात करेंगे कि सबमर्ज सॉइल में न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं या सॉइल के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। क्यों अंडररेटेड है? क्योंकि यहाँ पे कई सारे बच्चे इसको इतना अच्छे से पढ़ के नहीं जाते और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के डब्ल्यू में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। उसके अलावा पंजाब एडीओ में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि पूरा सबमर्ज सॉइल का निचोड़ एक ही क्वेश्चन में निकाल लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, आपके लिए मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसाइज और बहुत ज़्यादा समराइज करके रखा है। ठीक है, तो अगर आपको समराइज वाला चाहिए कि एकदम आपको बस पता हो कि नाइट्रोजन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो आप लास्ट के 1-2 मिनट में जाओ, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मतलब 1-2 मिनट में सब डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर लिया था, पर वही वाली बात है कि 1-2 चीज़ें मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। अच्छा, डिलीट हो गया, कोई नहीं, लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि सॉइल की जो फिजिकल चीज़ें हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ों का ध्यान में रखना है। एक होगा ऑक्सीजन, एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक होगा आपका कॉम्पैक्शन और एक होगा आपका बल्क डेंसिटी। ठीक, चलो अब आराम से चलेंगे। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो भाई सबमर्ज सॉइल का मतलब क्या हुआ कि भाई सॉइल के अंदर अब पानी भरा पड़ा है, वाटर भरा पड़ा है। सॉइल में जितने भी पोर्स थे, जहाँ हवा थी, एयर थी, वहाँ सब जगह वाटर आ गया है। ठीक है, वाटर आने की वजह से अब ऑक्सीजन जो है वो अंदर एंट्री सॉइल में नहीं कर सकता, तो ऑक्सीजन विल डिक्रीज, ये आपका डिक्रीज करेगा। ठीक, तो सबसे पहले ऑक्सीजन एरिएशन डिक्रीज हो जाएगा पूरी तरीके से। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। भाई ऑक्सीजन तो डिक्रीज हो गया क्योंकि ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से आना था, पर इसके अंदर अभी भी प्लांट की रूट्स प्रेजेंट है, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे CO2 कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है और ये आपका हाई हो जाएगा। CO2 स्टार्टिंग में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब कॉम्पैक्शन की बात करेंगे। सॉइल का क्या कॉम्पैक्शन, सॉइल कॉम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई सॉइल आपका वेट है, गीला है। अगर सॉइल गीला है तो सॉइल स्लाइड आपस में जो है बहुत इजीली करेगा, जिस वजह से वो कॉम्पैक्ट जो है सॉइल आपका हो जाएगा, तो कॉम्पैक्शन विल इंक्रीज। और कॉम्पैक्शन बढ़ेगा तो बल्क डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, बल्क डेंसिटी भी आपका क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है भाई, तो पहली बात तो ये हो गई हमारी। तो ये 4 चीज़ें क्लियर, ऑक्सीजन, CO2, कॉम्पैक्शन एंड बल्क डेंसिटी। ठीक है ना भाई। सॉइल फिजिक्स की क्लास नहीं है अभी कि मैं आपको पूरा बताऊं कि भाई कॉम्पैक्शन की वजह से बल्क डेंसिटी क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है, वो सॉइल फिजिक्स की बात है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है इतना मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो ये भी आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये राइस की क्रॉप को हम वाटर लॉक कंडीशन में ग्रो करते हैं, तो उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। अब हमने बात कर ली फिजिकल की, अब हम बात करेंगे केमिकल की। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई केमिकल और आपका न्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करेंगे। केमिकल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएच की, और फिर हम बात करेंगे रिडॉक्स पोटेंशियल की। रिडॉक्स पोटेंशियल, पीएच का हमेशा याद रखना। अगर आपका सॉइल पहले एसिडिक था, मान लो एसिडिक सॉइल अगर सबमर्ज्ड होगा तो उसका पीएच हमेशा इंक्रीज करता है। ठीक, अगर कोई एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन या बेसिक सॉइल होगा, एल्कलाइन या बेसिक सॉइल होगा, तो उसका पीएच हमेशा डिक्रीज करता है। ठीक है, ये बहुत खास बात है सबमर्ज सॉइल की कि अगर एसिडिक पीएच है तो एसिडिक सॉइल है तो पीएच बढ़ेगा, और अगर एल्कलाइन सॉइल है तो पीएच घटेगा। सबमर्ज सॉइल में हमेशा पीएच न्यूट्रल की तरफ आने की कोशिश करता है, भले वो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल ना हो पाए। ठीक है, पर वो कोशिश जरूर करेगा कि अगर एसिडिक है तो पीएच बढ़ता जा रहा है, अगर वो एल्कलाइन है तो पीएच घटता जा रहा है। ठीक है, फिर बात आती है रिडॉक्स पोटेंशियल की। अब क्या हुआ रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत डीप में नहीं जाना, बट इतना पता होना चाहिए कि अगर रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर ये आपका पोटेंशियल मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल मतलब एनर्जी, अगर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो आपका उस केस में ऑक्सीडेशन बढ़ेगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर रिडॉक्स पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यूज होती है। ठीक है, आपकी 50 होगी, 100 होगी, 200 होगी, माइनस में भी होती है। तो अगर रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा है तो मतलब ऑक्सीडेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, अगर रिडॉक्स पोटेंशियल कम है तो रिडक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब भाई यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था, ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं। ऑक्सीजन अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रिडक्शन, और रिडॉक्स पोटेंशियल जो है आपका इट विल डिक्रीज, नेगेटिव में चला जाता है। रिडॉक्स पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता है और धीरे धीरे नेगेटिव में आपका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है यहाँ पे चला जाएगा वाटर लॉक कंडीशन के अंदर। तो याद रखना भाई पीएच आपका बढ़ेगा घटेगा दोनों ही होगा, और रिडॉक्स पोटेंशियल विल डिक्रीज, रिडॉक्स पोटेंशियल डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रिएंट्स तो पूछो ही मत, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स आपके लिए। ठीक, चलो न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं।
न्यूट्रिएंट्स में आते हैं पहले हमारे फेवरेट एनपीके। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का बड़ा आसान है काम, ठीक है, नाइट्रोजन का काम थोड़ा आसान ही है, ठीक है, ज़्यादा छोटा हो रहा है तो बड़ा करते हैं इसको, ठीक है, नाइट्रोजन बड़ा आसान है, ठीक। चलो नाइट्रोजन देखो, जब हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन में आपको पता है कि जब वाटर लॉ कंडीशन है, अगर पानी पूरा भरा हुआ है तो उस केस में क्या होगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेसिलस है, स्यूडोमोनाज है, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेज में, और नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में स्केप कर जाता है, लूज हो जाता है, ठीक है। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या, डीनाइट्रिफिकेशन। तो वाटर लॉ कंडीशन में डीनाइट्रिफिकेशन के चांस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आपका नाइट्रोजन जो है यहाँ पे डिक्रीज करेगा। फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। अब फॉस्फोरस में देखो थोड़ा सा एक बार के लिए समझने वाला है, क्योंकि भाई फॉस्फोरस जो है आपका अलग अलग फॉर्म में जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर एसिडिक सॉइल हुआ तो आपका जो फॉस्फोरस है वो आयरन और एल्युमिनियम के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ये आपका एसिडिक सॉइल के अंदर है। अगर आपका सॉइल कैल्केरियस हुआ तो वहाँ पे कैल्शियम के साथ जो है आपका यहाँ पे फॉस्फोरस जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्म होती है फॉस्फोरस की, इन दोनों फॉर्म को हम कहते हैं क्या, एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। अब सबमर्ज सॉइल में क्या होगा इनके साथ, अगर सबमर्ज सॉइल है, ठीक है, अब सबमर्ज सॉइल में क्या होगा, सबमर्ज सॉइल में आपका जो आयरन और एल्युमिनियम वाले ये जो हैं आपके, ठीक है, इनकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। अब अगर एसिडिक सॉइल था तो एसिडिक सॉइल में आपका आयरन एल्युमिनियम के साथ फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है। एसिडिक सॉइल में हमने कहा पीएच जो है आपका इंक्रीज करेगा, तो जैसे जैसे यहाँ पीएच बढ़ेगा, पीएच इंक्रीज करेगा, तो आपका आयरन और एल्युमिनियम की जो सोल्यूबिलिटी है वो बढ़ने लगती है, जिस वजह से फॉस्फोरस जो है वो प्लांट को थोड़ा ईजिली अवेलेबल होना स्टार्ट होता है। तो एसिडिक कंडीशन में इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, और आपका जो यहाँ पे सबमर्ज सॉइल में क्या है, आपका सबमर्ज सॉइल में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, फॉस्फोरस का आपका अपटेक बढ़ जाएगा। अगर एल्कलाइन कंडीशन हुई या कैल्केरियस सॉइल हुआ तो यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फोरस की भी सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि पीएच जो है यहाँ पे डिक्रीज करेगा, यहाँ पे भी न्यूट्रल की तरफ पीएच बढ़ेगा आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सोल्यूबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। कुल मिला के फॉस्फोरस का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज़ है, फॉस्फोरस आपका सिर्फ इन दोनों फॉर्म में नहीं, एक थर्ड फॉर्म में भी होता है, जिसको हम कहते हैं ओक्यूलेटेड फॉर्म। क्या बोला, ये मान लो सॉइल का पार्टिकल है या सॉइल कोलाइड है, ठीक है, दिस इज सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल के बाहर एक लेयर होती है जिसको हम, जो आपकी होती है आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड की, ठीक है। कई बार सॉइल का जो पार्टिकल होता है वो आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड से कोटेड होता है, ठीक है। अब ये कोई ये मत समझना कि बहुत मैं डीप बता रहा हूँ, इतना तो जनरल एग्रीकल्चर में भी पता होना चाहिए वैसे आपको, ठीक है। आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड या सेक्सुअल ऑक्साइड की कोटिंग लगी होती है सॉइल के पार्टिकल के बाहर, और इसके अंदर ट्रैप हो जाता है फॉस्फोरस, फंस जाता है इसके अंदर बेचारा फॉस्फोरस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑक्यूलेटेड फॉर्म, और इसी को हम बोलते हैं लेस एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, दिस इज लेस एक्टिव फॉर्म। और ये बेचारा भी क्या होता है, जब ये भी आपका सबमर्ज कंडीशन में होगा तो फॉस्फोरस जो इस कोटिंग से है निकल के बाहर आने लगता है, तो इसका भी जो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी है वो राइज होती है। तो सबमर्ज सॉइल में फॉस्फोरस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस आपको आया है समझ क्लियर। तो हम बढ़ते हैं पोटेशियम की तरफ, ठीक। आ जाओ भाई पोटेशियम पे। अगर देखो किसी को लग जाए ना ये वीडियो फास्ट है, क्योंकि मैंने फास्ट कर रहा हूँ मैं ये वीडियो, तो आप पुराना वाला वीडियो देखना जिसमें मैंने बड़े आराम से समझाया हुआ है, ठीक। अब देखो पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं, देखो पोटेशियम में सीधा याद कर लो कि भाई इंक्रीज होता है, ठीक है। अब कैसे इंक्रीज होता है मैं एकदम ब्रीफ में बता दूं आपको। पोटेशियम भी आप मान लो आयरन वगैरह के साथ थोड़ा जुड़ा होता है एक्सचेंजेबल फॉर्म में, एक्सचेंजेबल फॉर्म है भाई। पोटेशियम का सारा खेल जो होता है ना वो थोड़ा अलग अलग पूल होते हैं पोटेशियम के, एक होता है एक्सचेंजेबल पूल और एक होता है सॉइल सॉल्यूशन पूल, ठीक है। होते तो कई सारे हैं, 4 पूल हैं, पर आपको 2 पता होने चाहिए, एक एक्सचेंजेबल, दूसरा सॉल्यूशन पूल, सॉइल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्या होता है सॉइल सॉल्यूशन, देखो जब भी मैं बोलूँ कि कोई चीज़ सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या फिर ये न्यूट्रिएंट है उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ गई, तो मतलब वो प्लांट के लिए ज़्यादा अवेलेबल होगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई ये न्यूट्रिएंट आपका सोल्यूबल कम है या ये सॉइल सॉल्यूशन में कम प्रेजेंट है, तो मतलब उसकी अवेलेबिलिटी प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हमने कि पोटेशियम आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि भाई आयरन पोटेशियम के साथ बाइंड होता है, और जो आपका सॉइल जो सबमर्ज कंडीशन में होगा तो एक्सचेंजेबल फॉर्म से जो ये आपका आयरन पोटेशियम के साथ बाइंड था तो ये आपको थोड़ा सॉइल सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लग जाता है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे पोटेशियम के इंक्रीज करने में, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, पोटेशियम क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है। तो एनपीके की बात हो गई। एनपीके में भाई नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये दोनों बेचारे तो क्या हो रहे हैं आपका, ठीक है। नाइट्रोजन तो आपका डिक्रीज हो रहा है, फॉस्फोरस आपका इंक्रीज हो रहा है, पोटेशियम भी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये बात हो गई। अब आ गया एक और सल्फर,
बताओ भाई सल्फर को किस फॉर्म में प्लांट अपटेक करेगा? सल्फर को प्लांट हमेशा अपटेक करता है सल्फेट या ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। दिस इज सल्फेट, या ये क्या है, सल्फर की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अब खुद ही बताओ भाई, अगर वाटरलॉक सॉइल है तो हमने कहा कि भाई वाटरलॉक सॉइल अगर हुआ, सॉइल अगर पानी से भरा है, ठीक है, समझ में आ रही ना भाई चीज़ें, अगर सॉइल पानी से भरा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन अंदर एंट्री नहीं कर सकता। अंदर अगर ऑक्सीजन एंट्री नहीं कर सकता तो ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे नहीं होने वाला, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे सल्फर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सल्फर क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। रिड्यूस मतलब H2 माइनस बनाएगा, इसको हम बोलते हैं सल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सल्फर है वो आपका सल्फेट नहीं, वो सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और सल्फाइड प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, ये आपका इनसॉल्युबल होगा, प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा। कई सारे कंपाउंड होंगे, जिंक होगा आपका, यहाँ पे लेड होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका कैडमियम वगैरह होंगे, आयरन भी होगा, ठीक है, हाइड्रोजन भी होगा। तो इन सब के साथ जो है सल्फर जो है आपका सल्फाइड वगैरह बना लेता है इनके साथ, और इस वजह से जो सल्फर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अवेलेबिलिटी क्या होगी इसकी, सल्फर विल डिक्रीज। एक बात को ध्यान देना, हाइड्रोजन के साथ ये सल्फाइड बनाएगा जिसको हम बोलते हैं H2S, ठीक है। और आपका यहाँ पे H2S बन गया, और H2S इसीलिए H2S की जो टॉक्सिसिटी है कई बार राइस के केस में ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसी को हम कहते हैं क्या, एक्योचिडिसिस। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है भाई कि एक्योचिडिसिस जो है आपका किसकी टॉक्सिसिटी से होगा, तो H2S की टॉक्सिसिटी से होती है। क्यों? क्योंकि भाई सबमर्ज कंडीशन थी, सल्फर आपका रिड्यूस करके सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे सल्फर की बात होगी। सल्फर के बाद सल्फर के बाद सल्फर के बाद हाँ, अब आता है आपका आयरन और मैग्नीज। अब आएगा आयरन एंड मैग्नीज। भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताता, ठीक है, बट वही था कि आप कहीं वो हो जाते हैं ब्लैंक से, है ना। तो मैंने कहा पहले थोड़ा सा आसान चीज़ों से शुरुआत कर लेते हैं। देखो आयरन मैग्नीज की बात करें तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो यहाँ पे प्ले हो रहा है वो आयरन और मैग्नीज के साथ ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आयरन और मैग्नीज जो है यहाँ पे, देखो जैसे हम आयरन की बात करते हैं, आयरन आपका होता है Fe3+ की फॉर्म में भी और Fe2+ की फॉर्म में भी। मैग्नीज की बात करते हैं, भाई मैग्नीज आपका Mn+5+3+2 सब में होता है, ठीक है, ठीक है। तो आयरन मैग्नीज की खास बात है कि ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा चेंज होता है, मतलब +5+3 इस तरीके से इनका काम चलता रहता है, ठीक। प्लांट ज़्यादातर प्लांट जो है Fe2+ की फॉर्म में इसको अपटेक करना पसंद करते हैं, मतलब ये वाला आपका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और ये वाला क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। इसलिए इसी तरीके से मैग्नीज में भी ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट उनको हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में लेने की कोशिश करता है। सल्फर का छोड़ दो, सल्फर में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ही अपटेक होगा, ठीक है। पर उसके अलावा मेटल की बात करेंगे तो रिड्यूस फॉर्म में क्या करना चाहेगा, उसको अपटेक करना चाहेगा। जैसे आयरन का अपटेक करना चाहेगा Fe2+ में, मैग्नीज का करना चाहेगा आपका उसको भी कम आपका रिड्यूस फॉर्म में अपटेक करना चाहेगा, ठीक है। अब भाई यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका सबमर्ज कंडीशन है तो रिडक्शन बढ़ गया, रिडक्शन बढ़ गया तो यहाँ पे आपका क्या है, ये वाली फॉर्म जो है वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। अब ये वाली फॉर्म ज़्यादा अगर अवेलेबल है तो फिर राइस के तो मज़े हो गए, ये राइस को ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। पर यह है कि अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, उस केस में आपका यहाँ पे आयरन जो है इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो राइस के लिए टॉक्सिक भी बन जाए, ठीक। वरना आपका क्या है, यहाँ पे आयरन और मैग्नीज की जो अवेलेबिलिटी है वो आपका इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे क्यों इंक्रीज कर गई, क्योंकि रिड्यूस फॉर्म में जो है वो ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आयरन मैग्नीज से मिलते जुलते ही दो और एलिमेंट हैं, पर मिलते जुलते जरूर हैं पर वो इनके साथ नहीं देते हैं। कौन? जिंक एंड कॉपर। जिंक एंड कॉपर कहने के लिए तो ये भी आयरन और मैग्नीज वाले ग्रुप में ही आ जाते हैं, ठीक है, मतलब उनकी वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत शो करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो ये चारों की चारों आपके ट्रांजिशनल मेटल के अंदर आते हैं ना, निकल विकल सब हो गए, ठीक। जिंक और अगर कॉपर की अगर हम बात करें तो भाई ये आपके क्या हैं, ये आपके ऑक्सीडेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। जिंक ने कहा मैं करूंगा सबको बॉयकॉट, और जिंक ये वाली चीज़ को नहीं करता, ठीक है। याद रखना जिंक आपका सिर्फ Zn+2 की फॉर्म में ही मिलेगा, या आपका +3 +1 +4 कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। आपका Zn+2 की फॉर्म में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो आपका जिंक ने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भले इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे जो है कम हो जाएगी। कॉपर की बात करें तो कॉपर जिंक से तो थोड़ा ज़्यादा कर सकता है, पर कॉपर भी आपका बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी जो है आपका यहाँ पे शो नहीं करता। तो यहाँ पे जो जिंक एंड कॉपर है इनकी अवेलेबिलिटी जो है डिक्रीज होगी, ठीक है। इसके अलावा दो एलिमेंट मैं आपको और बोल दे रहा हूँ, दो के एक बोल दे रहा हूँ कि मोलिब्डेनम है, उसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो वो थोड़ा बहुत इंक्रीज कर जाती है, ठीक है।
तो अब देखो मैं यहाँ पे एक बार में सब लिख दे रहा हूँ, एक बार में यहाँ पे लिखा रहेगा थोड़ा। हाँ, उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको। देखो एक और चीज़ है यहाँ पे ध्यान में रखना, 3 पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करते हैं ए होराइजन की, देखो रिड्यूस कंडीशन में क्या होगा, अगर सॉइल पूरी तरीके से पानी से भरा सबमर्ज्ड है, तो अगर हम ए होराइजन की बात करते हैं, ए होराइजन मतलब अगर ये आपका सॉइल प्रोफाइल है तो आपका ऊपर की तरफ का जो होराइजन है वो हो गया ए होराइजन, ठीक। सॉइल में ऊपर की तरफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा यहाँ पे, ऑर्गेनिक मैटर होगा ज़्यादा, ठीक है। और वाटर लॉक कंडीशन में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज होना कम हो जाएगा। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, प्रॉपर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, और ये अगर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ तो इस वजह से ए होराइजन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो सबमर्ज्ड सॉइल है वहाँ पे आपको पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड ए होराइजन देखने को मिलेगा, कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन तो आ सकता है क्योंकि एकदम ऊपर ऊपर की तरफ है, पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं आ सकता, और इसी वजह से ऑर्गेनिक मैटर भी यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे की जो लेयर होगी वहाँ पे आपको आयरन और मैग्नीज का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, उसको हम मॉटल्स भी कहते हैं। यहाँ पे आपको क्या होगा, आयरन और मैग्नीज जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन में बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक तीसरा जोन और होता है जो आपका परमानेंटली रिड्यूस जोन होगा, परमानेंटली रिड्यूस जोन, थोड़ा नीचे की तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ क्या होगा, परमानेंटली रिड्यूस जोन, जहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ पे आपका रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो बहुत नीचे चला गया, तो अब यहाँ पे रिडक्शन के ही चांस बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट भी एक बार नज़र मारना, थोड़ा सा ध्यान में देना। अब देखो मैं आपको जल्दी से न्यूट्रिएंट्स का एक बार बता दे रहा हूँ यहाँ पे ब्रीफ में कि कौन से डिक्रीज कर गए, कौन से इंक्रीज कर गए। तो नाइट्रोजन में हमने बोला भाई होगा डीनाइट्रिफिकेशन, तो ये कर जाएगा डिक्रीज। फॉस्फोरस में हमने बोला कि भाई सोल्यूबिलिटी जो है इसकी इंक्रीज कर जाएगी, चाहे आयरन के साथ जुड़े चाहे कैल्शियम के साथ जुड़े, तो ये आपका बढ़ेगा। पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम को हमने कहा कि भाई ये आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो आपके एनपीके हो गए। सल्फर हमने कहा कि भाई सल्फर जो है आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइज फॉर्म में अपटेक किया जाता है, बट यहाँ पे सल्फर रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो सल्फर जो है वो डिक्रीज करेगा। इसके बाद हमने बात करी थी आयरन और मैग्नीज की, तो आयरन और मैग्नीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो करेंगे यहाँ पे इंक्रीज। और फिर हमने बात करी थी कॉपर एंड जिंक, ठीक है, ये दोनों ही कर जाएंगे डिक्रीज। और आपका लास्ट में मैंने मॉलिब्डेनम भी बोल दिया कि वो आपका क्या करता है, थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो भाई ये थे यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब और कुछ तो आई थिंक बचा नहीं है आपके लिए, ठीक है भाई। तो ये बातें आपको समझ में आई कि क्या चीज़ें यहाँ पे करी गई हैं। तो ये आपका सबमर्ज्ड सॉइल के रिगार्डिंग है, तो एक बार जरूर देख के जाना। इसके अलावा पीएच की बात मैंने कर दी क्या होता है, और रिडॉक्स पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा, सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो ये था आपका सबमर्ज्ड सॉइल के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।